भारतीय बाजारों का 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखने वाले इन्वेस्टमेंट लिटरेसी .com के सीईओ और मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट कुंज बंसल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें यूटीआई, रिलायंस म्यूचुअल फंड और कोटक ग्रुप जैसे दिग्गज संस्थानों में काम करने का लंबा गहरा अनुभव है। और आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और साथ ही मास्टर्स किया है मैनेजमेंट स्टडीज़ में NMIMS कॉलेज से, मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है कुंज सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत पहले एक बार नतीजों का सीजन जोरों पर चल रहा है, वहीं से की जाए। बताएं सर, कैसा लगा है अब तक आपको और आगे के लिए संकेत क्या है? तो मुझे आप पर्सनली पूछेंगे तो जो Q4 के नंबर्स आए हैं थोड़े से, मुझे लगता है मेरी एटलीस्ट मेरी और इन जनरल मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो उससे कमजोर है। तो उसमें दो बातें हैं, एक तो पहले ही मार्केट एक्सपेक्टेशन ही कम थी, सबड्यूड थी, उस पे भी कम आए हैं। और कम को मैं और क्लैरिफाई कर दूं कि टॉप लाइन ग्रोथ तो चलो फिर भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रही है, बट बॉटम लाइन ग्रोथ में कहीं ना कहीं मार्जिन इंप्रूवमेंट का इन जनरल ओवरऑल ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन था, उतना नहीं हुआ है। एक उम्मीद थी कि कमोडिटी प्राइसेस जो करेक्ट हो रहे हैं और जो कुछ कमोडिटी कंपनीज के नतीजों में भी दिखा है, उसका फायदा कमोडिटी यूजर कंपनीज को मिलेगा। वो संभव उतना फायदा वो उठा नहीं पाए, उसके कई कारण रहे होंगे। पिछली क्वार्टर्स की हाई प्राइसेस की, कम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री चल रही होगी। दूसरा, थोड़ा सा सेल्स कम रहने से ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट नहीं मिला। तो उस वजह से तो ये मोटा मोटी हम बोले तो एक एक्सपेक्टेशन से थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। और उसमें जैसा हम सभी जानते हैं कि सेक्टोरली ऑफ कोर्स अलग अलग नतीजे आए हैं। ठीक बात है, तो नंबर्स उतने तोड़फोड़ मजबूत है नहीं जितना हो सकते थे, या थोड़ी सी उम्मीद से रहे कमजोर। लेकिन एक और बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए आज लोग मानकर चल रहे थे, समझ के चल रहे थे, कर्नाटक चुनाव के नतीजे जो आए, उसका किस तरह का असर आप बाजार पर पड़ते हुए देखते हैं? और आगे क्या इसको देखते हुए लोग काफ़ी ये मान रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद पॉपुलिस्ट मेजर्स आते हुए दिखें अगले लोकसभा चुनाव के पहले। क्या ऐसा सोचना ठीक है? तो दो तीन बातें हैं कि एक तो, और अब इस बात को कहने का मतलब नहीं है क्योंकि नतीजा आ चुका है और उसके बाद पहले दिन का बाजार खुल चुका है करीब 1 घंटे का। आगे आने वाले समय में क्या होगा मुझे पता नहीं, हम्म। पर फिर भी इंडियन बाजार इतने सालों में मार्केट कैप की टर्म्स में, लिक्विडिटी की टर्म्स में, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की टर्म्स में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन की टर्म्स में, नंबर ऑफ कंपनीज के टर्म्स में इतना बड़ा हो गया है कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स का असर बाजार पे नहीं आता है। ये पहले भी देखा है और मेरे को लगता है आज भी यही कारण है। जैसा मैंने कहा, अब इस बात को कहने का मतलब नहीं क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि अब तो बाजार का इंडेक्स देख के आप ये व्यू दे रहे हैं, पर फिर भी मेरा ये व्यू रहा है। अब उसको हम और आगे चलाएं तो उसके दो और एक्सटेंशन है कि एक तो उसका मीडियम टर्म में कहाँ फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जीएसटी कमिटी में। एक जो गवर्नमेंट की लाइन में बोलने वाली आवाज एक स्टेट से थी वो कम हो गई है, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि अब जीएसटी कमिटी की वर्किंग मोरलेस रिफाइंड हो गई है इतने सालों में। पर फिर भी हम एक नाम के लिए देखें तो, और थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें पॉलिटिकली, जो मेरा एरिया नहीं है पर फिर भी बोलते हुए, राज्यसभा की सीटों का कुछ फर्क पड़ जाएगा। और अब जो फाइनली आपने पूछा कि उसका ब्रॉडर लोकसभा वगैरह तक के इम्पैक्ट सोचें, तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल मेरा प्रैक्टिस नहीं है, बट ये ही करीब करीब सिचुएशन पिछले 2019 के चुनाव में भी थी, जब 19 के चुनाव के पहले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने 3-4 स्टेट लूज किए थे, मेनली राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो मुझे याद है शायद छत्तीसगढ़ भी उसमें था। पर उसके बाद 2019 में फिर से सेम पार्टी बीजेपी रिपीट हो गई थी। तो अब वही ट्रेंड होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट नेट नेट मार्केट टर्म्स में मुझे नहीं लगता स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स का कोई असर होगा। ठीक बात है, तो ये आपके लिए बहुत लंबा असर तो पड़ने वाला है नहीं, शॉर्ट टर्म जो होगा होगा। एक महंगाई के आंकड़े भी आए हैं सर वीकेंड पर, 4.5% के आसपास 18 महीनों के निचले स्तरों पर। क्या इससे कुछ पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद रखी जाए? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही, तो इसमें दो तीन चीजें हुई है। एक तो आरबीआई गवर्नर का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है कि उन इन लाइन विद उनकी एक्सपेक्टेशन हुआ है, और उस हिसाब से जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट पॉज किया था, शायद शायद उनको कहीं ना कहीं अपनी एनालिसिस में या वो जो इंटरनल एक्सपेक्टेशन बनाते होंगे, फोरकास्ट बनाते होंगे, उनको ही लग रहा होगा कि सीपीआई टर्म्स में इन्फ्लेशन नीचे आने की उम्मीद है। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ है। इसका जो मेजर इम्पैक्ट आएगा, और जो हम अब और आगे बात करेंगे कि अब अगर बाजार पे क्या व्यू लें, या जैसा हम बात कर रहे थे कि Q4 के नतीजे थोड़े से सबड्यूड रहे हैं, तो एक बार जब इंडियन कंज्यूमर को, इंडियन सिटीजन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब महंगाई और नहीं बढ़ रही है, तो वो फिर से बाजार में कुछ ना कुछ खरीदारी करने आएगा। अब बढ़ती महंगाई के चलते हमने 2-3 क्वार्टर में देखा है, कंज्यूमर गुड्स की भी सेल्स कम हो गई थी, ग्रोथ रेट कम हो गई थी। ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर की ग्रोथ रेट कम हो गई थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ रेट्स कम हो गई थी।
तो मुझे लगता है ये एक अच्छा फायदा होगा कि भले इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आए, पर अगर इन्फ्लेशन नीचे आने लगता है या इतना भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, तो आम आदमी अपनी बजट को फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करके बाजार में आएगा और खरीदारी करने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है और लग रहा है कि सस्टेनेबल भी है। तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए और एक्सपेक्टेड कंजम्पशन डिमांड के लिए। तो ये बिल्कुल बाजार के लिए एकदम पॉजिटिव है। ये साफ नजर आ रहा है। अब सर, भारतीय बाजार लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक है। निफ्टी तो, बैंक निफ्टी तो मुश्किल से 200 पॉइंट बचा है। निफ्टी में भी 500 पॉइंट 400 पॉइंट का ही अब अंतर रहा है। लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार पर बुलिश रहें, पॉजिटिव रहें, बेरिश रहें, सावधान रहें, क्या मतलब क्या क्या व्यू रखना चाहिए? तो इसके पहले कि मैं व्यू दे दूं, एक दो नंबर्स हमारे दर्शकों के लिए कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं कि भले हम लाइफ टाइम हाई के पास हैं, बट हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो हम 2 साल पहले के इंडेक्स पे बैठे हैं, करीब करीब। तो इफेक्टिवली कहने का मतलब ये हो कि 2 साल में बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। ऑफकोर्स उस बीच में नीचे आया है बाजार, मेरे ख्याल से 15,800 या 15,200 ऐसा कुछ निफ्टी गया था, और ऊपर में करीब करीब 19,000 का निफ्टी भी गया है, जहां हम धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, दोनों तरीके हैं देखने के कि हम लाइफ टाइम हाई के पास में बैठे हैं और या ये है कि 2 साल में रिटर्न नहीं आया है। एक और शॉर्ट टर्म में हम देखें तो पिछले 1 डेढ़ महीने में करीब 7-8% बाजार ऊपर आ गया है, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला साइन है। आने वाले समय में क्या व्यू होगा, मुझे लगता है मार्केट यहां से थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लगेगा। नीचे जाने के लिए भी अभी फैक्टर्स कम दिख रहे हैं, और वो कम दिख रहे हैं इसलिए कि एक तो इतनी जियोपॉलिटिकल और बीच बीच में काफी न्यूज फ्लो होने के बाद भी क्रूड प्राइस जो है वो एक बहुत ही रेंज में चल रहा है, नीचे नहीं है पर ऊपर भी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव है हमारी जैसी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए। तो एक वो फायदा है। जैसा मैंने पहले कहा था, कमोडिटी प्राइसेस 20 से 40% पिछले 7-8 महीने में गिरे हैं, और वो बहुत सारी कमोडिटी कंपनीज के जो नतीजे आए हैं उनमें क्लियरली रिड्यूस्ड सेल्स ग्रोथ और बहुत शार्प प्रेशर इन मार्जिन्स में भी दिख रहा है। तो वो एक अच्छा है। तीसरा, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो वो कंट्रोल में आता दिख रहा है, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स हाइक रुक जाएंगी। बहुत ही अच्छा होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम आने लगे तो ये सब चीजों के चलते हुए वापस से हम कंजम्पशन डिमांड भी पिकअप होते हुए देखेंगे। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो मई के महीने में करीब $3 बिलियन एफआईआई का पैसा आ गया है, तो एक पॉजिटिव है। इनफैक्ट उस मई के महीने का 15 दिन का अगर हम पैसा मिला लें तो कैलेंडर ईयर 2023 में नेट एफआईआई फ्लोज पॉजिटिव टर्न हो गया है, मार्जिनली भले। और वो एक लगता है सस्टेनेबल है, बट फिर भी मान लो अगर ऊपर नीचे जाता है तो वो एक फैक्टर रहेगा। तो इन सब नेट नेट चीजों के चलते हुए मुझे लगता है बाजार पे ओवरऑल मीडियम टर्म में धारणा अंडरलाइन पॉजिटिव है, बट बहुत तेजी से सडनली बढ़ने लगेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। व्यू डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन बहुत तेजी से भागेगा इसकी संभावना है कम। अब आइए, क्या पसंद है आपको इस बाजार में, ये समझा जाए कि कहाँ पैसा लगाना आप पसंद करेंगे? तो मुझे लगता है हम सेक्टोरली देखें तो हम बात करते ही आए हैं कि हमको रिजल्ट्स पे व्यू लेना पड़ेगा जो आए हैं और जिनका एक्सपेक्टेशन है, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन और स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे। तो मुझे लगता है सेलेक्टिवली बैंकिंग में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि कंजम्पशन डिमांड कम रही है, पर फिर भी लोन ग्रोथ हो रही है, और उसका लार्ज हिस्सा रिटेल लोन ग्रोथ से भी आ रहा है। तो वो एक पॉजिटिव है सेक्टर, जहां पे अभी भी कई जगह स्टॉक प्राइसेस करेक्टेड हैं, वैल्यूएशन करेक्टेड है 52 वीक हाई से या लाइफ हाई से, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जिसके बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो ये जो जो हम सबड्यूड नंबर्स की बात कर रहे थे, वो कैपिटल गुड्स में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट टॉप लाइन में भी ग्रोथ हुई है, और ऑपरेटिंग लीवरेज टॉप लाइन ग्रोथ का होने की वजह से उन्होंने फायदा लेके मार्जिन भी काफी इंप्रूव किए हैं, और उसके साथ साथ स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है जब भी करेक्शन आए बाजार में या कैपिटल गुड सेक्टर में या स्टॉक प्राइसेस में, तो अभी भी जिस हिसाब से ऑर्डर बुक की कंपनीज ने बात की है और अपनी एनालिस्ट कमेंट्री दी है, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और सेलेक्टिवली ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में भी मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑटो, बैंक्स, ऑटो एंसिलरी, कैपिटल गुड्स, ये हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका है। लेकिन जो कोई भी सेक्टर ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है, जैसे कि ऑयल और साथ ही साथ मेटल्स, यहाँ पर रखनी है आपको सावधानी। ये राय आपके लिए कुंज सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुंज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर सारे मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी।